गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हम लोग जो है पिछली क्लास में ब्रेन गेट टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे थे कि ब्रेन को एज अ गेट यूज किया जाए ह्यूमन ब्रेन को, और उसके थ्रू टेक्नोलॉजी को कैसे ऐड किया जाए और किस तरह फिर टेक्नोलॉजी को ऐड करके जो फंक्शन है विद इन बॉडी कराने का वो कराया जा सके। और उसके अलावा अगर कहीं दूर कोई आर्टिफिशियल बॉडी है, जैसे कोई रोबोट है या कोई मशीन है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसको कैसे कराया जाए, ये इस टेक्नोलॉजी से हो सकता है, जिसको कहा ब्रेन गेट, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो ब्रेन गेट डिवाइस कैन प्रोवाइड मोटर impaired patients a mode of communication through the translation of thought into direct computer। तो ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन थ्रू द ट्रांसलेशन ऑफ थॉट means whatever thought is generating in the brain is now converted into the signal form। यानी जो थॉट, जो विचार आ रहे हैं, उन विचारों को पढ़ना, उन विचारों में क्या चल रहा है, क्या काम कराने का प्रोसेस है, क्या काम कराना चाह रहा है दिमाग, और उस तरह के सिग्नल को समझना, और समझने के बाद कंप्यूटर कंट्रोल के थ्रू उस तरह के एक्शन को परफॉर्म कराना, ये काम ब्रेन गेट टेक्नोलॉजी में होता है। अब इसको करने के लिए हम लोगों ने बात की थी कि भाई एक आपको सेंसर प्लांट करना होगा, और वो सेंसर एक ही नहीं होगा, बहुत सारे सेंसर होंगे, क्योंकि ब्रेन तो काफी फैला हुआ पार्ट है। किस पार्ट से कौन से सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, कौन से थॉट प्रोसेस में कहाँ पे एक्चुअल में मोटर नर्व्स को कंट्रोल किया जाता है, सिग्नल दिया जाता है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है ब्रेन का। इसलिए ही ब्रेन में जब कहीं चोट आती है तो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो काम नहीं करता। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से हिस्से में चोट आई, उसके आधार पे ब्रेन निर्णय लेता है, और फिर जब निर्णय लेकर के उस काम को कराने जाता है तो वो सिग्नल पास नहीं करता है, क्योंकि वहां पे कोई क्लॉटिंग हो गई, या वो पर्टिकुलर वो एरिया वहां पे जो न्यूरॉन्स हैं वो काम नहीं कर रहे, क्षतिग्रस्त हो गए, कुछ इम्पेयर्ड हो गए। तो अब वो काम चूंकि कर नहीं रहे, लेकिन काम तो कराना है शरीर में। पेशेंट है, उसको तो जरूरत है कि भाई उसके अंग काम करें, हाथ पैर मूव करें, देख सके, सुन सके, ये सारी चीजें। तो वो काम चूंकि नेचुरली नहीं हो रहा, तो डिवाइसेस की मदद से कराया जाए, किसी कंप्यूटर की मदद से कराया जाए। तो इस पूरी टेक्नोलॉजी को कहा ब्रेन गेट टेक्नोलॉजी। अब यहाँ आप देखेंगे ये जो सेंसर है कितना छोटा है, 4 mm का सेंसर है, जिसकी विड्थ, यानी ये स्क्वायर एक सेंसर है जिसकी विड्थ और लेंथ 4 mm की है। तो आप सोच सकते हैं कि 4 mm कितना छोटा होता होगा वो सेंसर चिप, जिसको एनलार्ज करके यहाँ दिखाया जा रहा है। और ऐसे जो है बहुत सारे चिप जो है वो प्लांट किए जाते हैं, अगर ज्यादा एरिया ब्रेन का अफेक्टेड हो गया है तो, और उस पे जो सिग्नल आ रहे हैं उसके आधार पे ये काम करता है। फिर हम लोगों ने ये बात की थी फीचर्स ऑफ ब्रेन गेट टेक्नोलॉजी की। तो इसमें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट चीज है वो है न्यूरल इंटरफेस डिवाइस, यानी वो डिवाइस जो ब्रेन को इंटरफेस करती है। इंटरफेस करने का मतलब जोड़ना, किसके साथ जोड़ना, बाहर जो कंप्यूटर है उसके साथ जोड़ना, और उसको पूरा कह रहे हैं न्यूरल इंटरफेस डिवाइस। कंसिस्ट ऑफ सिग्नल सेंसर एंड एक्सटर्नल प्रोसेसर। किस चीज का बना हुआ रहेगा, सिग्नल सेंसर का, जो कि ब्रेन के ऊपर लगेंगे या ब्रेन के इनसाइड लगेंगे, कभी इनसाइड भी लगाए जाते हैं, कभी अबव द स्कल लगाए जाते हैं। प्लस उसके साथ आपका एक्सटर्नल प्रोसेसर होना चाहिए। वो प्रोसेसर का रोल क्या होगा, उसमें जो रोल है वो है कन्वर्ट्स न्यूरल सिग्नल्स टू आउटपुट सिग्नल, यानी न्यूरल सिग्नल्स जो ब्रेन से सिग्नल यहाँ से जा रहे हैं, उन सिग्नल को कंप्यूटर के समझने लायक लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। पहला काम तो यही होगा, क्योंकि न्यूरॉन्स तो जो सिग्नल भेजेंगे वो कंप्यूटर के समझने के लिए तो है नहीं, वो कोई एनालॉग सिग्नल होगा। तो उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये तो पहला प्रोसेस हो गया। फिर वो जो सिग्नल जनरेट हुआ वो
कैसे समझा जाए कि इसी पर्टिकुलर किसी एक काम के लिए है। तो इसके लिए आपको एल्गोरिथम बनानी पड़ेगी, डिफरेंट प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। और ये प्रोग्राम, ये एल्गोरिथम काम कैसे करेगा, किस तरह से इसका काम होगा, कैसे जानेंगे कि ये सिग्नल आया तो यही काम होता है। तो वो होता है कि एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन के ब्रेन में जो जनरेट हो रहे हैं सिग्नल, और उन सिग्नल के आधार पे वो जो ह्यूमन काम कर रहा होता है, उसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर एक डेटा इकट्ठा होता है। फिर उस डेटा के आधार पे एक प्रोग्राम तय होता है कि ठीक है, ब्रेन से अगर कुछ इस तरह का एनालॉग सिग्नल आ रहा है जिसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इस तरह का एक पैटर्न बन रहा है 0 और 1 का, जो ये कोई पर्टिकुलर जॉब को करवा रहा है। तो इस तरह का एक एल्गोरिथम बनता है और उस पे बेस्ड प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो जब ये प्रोग्राम बन जाता है, तब एक पेशेंट के दिमाग में जो थॉट आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, क्योंकि उसका अंग काम नहीं कर रहा है, तो वो जो थॉट आ रहे हैं उस थॉट को उस एल्गोरिथम में भेजते हैं। एल्गोरिथम पहले से मैच, अपने पास जो डेटा है उससे मैच कराता है कि अच्छा ठीक है, ये इस डेटा से मैच हो रहा है। और उस डेटा से मैच होने के बाद फिर थ्रू कंप्यूटर कंट्रोल, उस बॉडी के थ्रू, बॉडी पार्ट्स के थ्रू वो एक्शन परफॉर्म कराया जाता है। अगर बॉडी का वो पार्ट काम करने लायक है तो। अगर वो मान लीजिए कि एक्सीडेंट में बॉडी का वो पार्ट भी खराब हो गया है, तब कोई आर्टिफिशियल तरीका यूज किया जाता है, कोई मशीन यूज की जाती है जो उस काम को करा सके। तो ये पूरा का पूरा जो फीचर है वो ब्रेन गेट फीचर है। और ये कंप्लीट एक बड़ा सब्जेक्ट है और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बहुत सारा काम इस फील्ड में हो रहा है। एंड प्रोस्थेटिक्स जो बनाए जाते हैं, लिम्स बनाए जा रहे हैं, हैंड बनाए जा रहे हैं। अब तो आजकल बहुत सारे बॉडी पार्ट्स जो है वो आर्टिफिशियली बनाए जा रहे हैं। वो सब इसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल नेचर के हैं। तो वो बॉडी के नेचुरल पार्ट्स के साथ किस तरह से जुड़ेंगे, कैसे काम करेंगे, इन सब पे अभी बहुत सारा रिसर्च वर्क चल रहा है। तो फ्यूचर में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा ऐसा भी हो सकता है कि आपको आर्टिफिशियल किडनीज, आर्टिफिशियल लिम्स, इस तरह का आर्टिफिशियल लंग्स, इस तरह की चीजें बननी शुरू हो और वो ह्यूमन बॉडी में इम्प्लांट की जाए, और फिर ह्यूमन बॉडी उसको अडॉप्ट करे। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा यही आता है कि हमारी बॉडी जो है वो किसी फॉरेन एलिमेंट को जल्दी स्वीकार नहीं करती। एक सुई भी अंदर चली जाए, एक कोई लोहे की चीज चली जाए, तो बॉडी में उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन स्टार्ट हो जाता है। पेट में कोई चीज ऐसी चली जाए तो फिर ना खाना पचता है, ना कुछ तरह की गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं। तो बॉडी क्या है कि उसको स्वीकार नहीं कर रही, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई रिएक्शन देती, क्योंकि उसको डर है बॉडी के जो आरबीसी डब्ल्यूबीसीज हैं कि ये जो पार्टिकल मेरे अंदर आया है ये हमको नुकसान पहुंचाएगा, तो बॉडी उसके अगेंस्ट काम करती है। तो इस तरह के डिवाइसेस पे भी बहुत सारा काम चल रहा है कि अगर बॉडी में इनसाइड हम लोग कोई चीज प्लान करते हैं तो बॉडी इसको अडॉप्ट कैसे करेगी। तो कुछ जगहों पे तो आपने देखा होगा कि बॉडी अब अडॉप्ट कर रही है। जैसे आपने देखा होगा, फ्रैक्चर हो गया तो स्टील रॉड डाल दी जाती है, पेस मेकर अब इनसाइड लगाया जाता है। तो कुछ जगहों पे धीरे धीरे करके इस तरह के मटेरियल को यूज कर रहे हैं जो बॉडी उसको अब स्वीकार करने लगी है। कुछ जगह पे अभी नहीं कर रही है, अभी उतनी सफलता नहीं मिली है, तो उन जगहों पे काम किया जाना बाकी। पर जो टेक्नोलॉजी है वो यही है। जो काम करने का तरीका है वो कुछ इस तरह से ही है कि ब्रेन से जो सिग्नल जनरेट होगा उसको बॉडी पार्ट से कराएंगे और उसमें हेल्प लेंगे बाहर में कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के थ्रू सिग्नल्स को रिसीव करना, उसको समझना, फिर उस तरह के सिग्नल को जनरेट कराना और वो पर्टिकुलर उस काम को कराना। तो इतना कुछ जो है वो ब्रेन गेट टेक्नोलॉजी का मिनिमम फीचर है। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपके लिए वो यही बनेगा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ब्रेन गेट। तो आपको फिर ये सारे फीचर्स लिखने होंगे कि ये वो फीचर्स हैं जो ब्रेन गेट टेक्नोलॉजी में वर्क करते हैं अंडर बीसीआई, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में।
इस तरह का फीचर यूज करके बहुत सारा एप्लीकेशन अभी तक बना है, जिसमें एक एप्लीकेशन ये है जिसकी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था। यहाँ पे एक रोबोट है जो इस ह्यूमन के उस बहुत सारे एक्ट को परफॉर्म कर रहा है जो इसके ब्रेन में पैदा हो रहे हैं, थॉट से हो रहे हैं, लेकिन वो इसकी बॉडी नहीं कर रही, इस ह्यूमन की बॉडी नहीं परफॉर्म कर रही है, वो परफॉर्मेंस ये रोबोट दे रहा है। यानी जनरेशन ऑफ थॉट ह्यूमन में हो रहा है और एक्शन परफॉर्मेंस जो है वो रोबोट के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पर्सन की अपनी बॉडी में उस काम को नहीं करवाया जा रहा है। यहाँ पे जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो टेलीमेट्री के थ्रू, यानी इस जगह से इसके ब्रेन से वो सिग्नल इस बड़ी सी मशीन के थ्रू इसको ट्रांसमिट हो रहा है, फिर इसके पर्टिकुलर उस ऑर्गन के द्वारा वो मूवमेंट कराई जा रही है। और इसमें ये पाया गया कि 85% सफलता मिलती है, एक्यूरेसी है, जो डिकोड करता है यहाँ पे ब्रेन में जनरेट हो रहे सिग्नल को, फिर उन सिग्नल की जो जनरेट हुआ उस सिग्नल को स्टडी करने के लिए जो मैकेनिज्म है, जो तरीका है, वो है एमआरआई। तो एमआरआई बेस्ड न्यूरल डिकोडिंग होती है, जिसमें न्यूरॉन्स के बीच के अंदर जो सिग्नल जनरेट हो रहा है उसको डिकोड किया जाता है। डिकोड करने के लिए जो तरीका मेडिकल साइंस ने यूज किया है वो है एमआरआई, मेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पे कोई भी चीज इंसिजन नहीं की जाती, यानी ब्रेन के अंदर या हेड के अंदर नहीं डाली गई है, सब कुछ ऊपर ही कवर के रूप में, जैसे ये हेलमेट पहन करके ऐसा लग रहा है कि हेलमेट जैसा कुछ पहना है, और सेम उसी तरह के हेलमेट जैसा पहना हुआ यहाँ पे आपको रोबोट भी दिखेगा। इन दोनों के बीच में एक सिग्नल्स का आदान प्रदान हो रहा है जो पर्टिकुलर उस काम के लिए है। तो यहाँ पे हेमोडायनामिक रिस्पॉन्सेज इन ब्रेन को चेक करते हैं। हेमोडायनामिक यानी ब्लड का जो मूवमेंट हो रहा है। आप एमआरआई का अगर प्लेट देखेंगे जो डॉक्टर देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ जगहों पे लाल, कुछ जगहों पे हल्का येलो, कुछ जगहों पे ब्लू ऐसे स्पॉट दिखते हैं उसमें, और उसी के आधार पे डॉक्टर समझते हैं कि क्या चीज है। वो हम लोग को नॉर्मली नहीं समझ में आएगा कि क्या है, डॉक्टर्स ही समझते हैं कि रेड एज जोन का मतलब क्या है, ब्लू जोन का मतलब क्या है, येलो जोन का मतलब क्या है। तो ये ऐसे जितने भी जोन है उसके आधार पे वो निर्णय लेते हैं कि कितना पार्ट खराब हुआ है या क्या चीज है या कौन से पार्ट में रोग है। तो ये सब एमआरआई के थ्रू होता है। टेक्नोलॉजी में मेडिकल साइंस को अब बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है। मेडिकल साइंस भी अब काफी हद तक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड होती जा रही है। हम लोग देखे ही अभी कोविड के टाइम पे देखे कि बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए जो इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू बने, जैसे ऑक्सीमीटर्स था, डिजिटल आपके जो स्कैनर आए थे, जिसमें किसी की बॉडी को बगैर टच किए थर्मोमीटर पहले लगाया जाता था तब पता लगता था, अब वो स्कैनर है आपके हेड पे जो है, एक आदमी ऐसे मशीन ले खड़ा रहता था गेट पे, देख लेता था कि आपका टेम्परेचर कितना है। तो इस तरह की जो है बहुत सारी एप्लीकेशन अब यूज हो रहे हैं मेडिकल साइंस में। ये तो एक नॉर्मल एप्लीकेशन की बात है। जब ऑपरेशन थिएटर में जाइए तो वहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पे डॉक्टर इसको यूज कर रहे हैं। जैसे जितने भी लेजर गाइडेड ऑपरेशन होते हैं, तो लेजर मशीन्स हैं उसके थ्रू जो है ऑपरेशन होता है। कुछ ऑपरेशन अब ऐसे हो रहे हैं कि वो उसमें कैमरे का, हाई डेफिनेशन कैमरे का यूज करते हैं, तो उसके अंदर कैमरे को एक प्रोब पे लगा देते हैं और प्रोब जो है वो इनसाइड बॉडी भेजी जाती है। तो कैमरे के थ्रू डॉक्टर बाहर स्क्रीन पे देख रहा होता है जैसे जैसे वो ट्यूब अंदर जाती है, फिर उसी ट्यूब से अटैच एक पतली सी लेजर की जो है वो ट्यूब भी जाती है। फिर जब पर्टिकुलर उस जगह पे पहुंच जाता है तो वहां पे कैमरे के थ्रू वो देख लेते हैं कि ये वो हिस्सा है जिसको काट के निकालना है या जो भी करना है, तो उसको लेजर के थ्रू वहां पे काटा जाता है। तो ये सब लेजर गाइडेड ऑपरेशन सब स्टार्ट हो गए। ये सब में टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो उस टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्वमेंट से बहुत सारी जान बच भी रही है। बहुत सारे जो ऑपरेशंस पहले बहुत क्रिटिकल ऑपरेशंस होते थे वो अब जल्दी हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। तो कहा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी कह लें या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कह लें, ये बहुत वास्ट एरिया है।
और इसमें बहुत प्रॉस्पेक्ट भी है। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बायोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट होता है जबकि वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वो बच्चे इन एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इनकी बायोलॉजी भी बहुत बढ़िया थी और इंजीनियरिंग तो वो कर ही रहे हैं, तो वो इन एरिया में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। BCI 2000 के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि ये एक ओपन सोर्स जनरल पर्पस सिस्टम है, यानी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यू कह ले सॉफ्टवेयर है, जो बहुत सारे अमाउंट में डेटा को स्टोर करता है, रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से कौन से सिग्नल को किस तरह से बदलना है डिजिटल फॉर्म में, और उन सिग्नल से क्या डेटा आ रहा है उसको कैसे समझा जाए। तो इसमें ये पूरी मदद करता है BCI 2000। जैसे अपना Windows 8 Windows 10 ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही ब्रेन गेट टेक्नोलॉजी में ये उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया BCI 2000। तो ये वो सिस्टम है जो ब्रेन से निकल रहे इम्पल्सेस सिग्नल्स को कन्वर्ट कराता है एक डिजिटल फॉर्म में, प्रोग्रामिंग फॉर्म में, और उसके थ्रू फिर बहुत सारी डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस को। BCI का एप्लीकेशन की अगर बात करें तो मेडिकल एप्लीकेशन वो एरिया है जहाँ पे सर्वाधिक यूज हो रहा है। रिस्टोरेशन ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल फॉर पेशेंट्स विथ लॉक्ड इन सिंड्रोम एंड इन द कंट्रोल्स ऑफ न्यूरोप्रोस्थेसिस इन पेशेंट्स अफेक्टेड बाय स्पाइनल इंजरी। तो अगर किसी पेशेंट को, किसी आदमी को स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाए या ब्रेन अफेक्ट हो जाए, तो हमको पता है पूरा CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका अफेक्ट हो गया। तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही अफेक्टेड हो जाएगा तो आदमी की पूरी बॉडी जो है वो काम करेगी ही नहीं, क्योंकि नर्व्स या नर्व सिस्टम के बगैर सिग्नल्स बॉडी पार्ट में कहीं जाएंगे नहीं, तो कोई भी ऑपरेशन बॉडी पार्ट का हो पाना बड़ा मुश्किल है। आप जो कुछ भी ऑपरेशन या जो कुछ भी काम करते हैं, अपनी बॉडी को मूव कराते हैं, वैसे देख के तो कितना आसान सी चीज लगती है, लेकिन अगर किसी का नहीं हो रहा हो, कोई नहीं काम कर पा रहा हो, तो उसको उससे पूछिए कि उसके लिए कितनी दिक्कत भरी चीज होती है। कि वो चाहता तो है कि उसका हाथ उठ जाए, लेकिन वो पैरालाइज्ड हो गया, देख रहा है, ब्रेन से सिग्नल भी है कि वो चाहता है कि उसका हाथ उठे, उंगलियां हिले, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई। तो उस कंडीशन में मेडिकल एप्लीकेशन में BCI अब अपनी एक योगदान दे रहा है, इसको यूज किया जा रहा है। मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी इसको यूज करते हैं हम BCI को, जहाँ पे एक वॉर लाइक स्ट्रक्चर खड़ा करके और ब्रेन की फंक्शनैलिटी को एग्जामिन करते हैं कि अगर एनिमी का कोई सोल्जर है तो वो उस इन्वायरमेंट में क्या सोचता है, क्या करता है, किसी टेररिस्ट की साइकोलॉजी क्या होती है, क्रिमिनल की साइकोलॉजी क्या होती है, इसको समझने का प्रयास BCI के थ्रू करा जा रहा है, जिसको काउंटर टेररिज्म कहते हैं। फिर इसके अलावा गेमिंग वो एरिया, मल्टीमीडिया एंड वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन, जहाँ पे यूज होता है BCI का, कि आपके ब्रेन में कैसे कैसे सिग्नल्स जनरेट होते हैं जब आप कोई गेम खेल रहे होते हैं, तो क्या आप एक्चुअल में ही उस तरह का परफॉर्म करते हैं, या एक्चुअल सिचुएशन में भी कुछ उस तरह का ही करेंगे, या ब्रेन कुछ अलग तरह का सोचेगा। तो जैसे गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो आपने मशीन पे बैठ के गाड़ी चलाना सीखा और एक्चुअल कंडीशन में चलाने गए, तो क्या दोनों में डिफरेंस होता है, या ब्रेन आपका एक ही तरह का सोचता है। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशन एरिया है जिसमें वर्चुअल रियलिटी में इसका यूज हो रहा है। हेल्थ यूजर्स में हम लोगों ने भी बात की कि बहुत ज्यादा इसका यूज हो रहा है, इंड्यूस डिसेबिलिटी के केस में हो रहा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के आसानी से यूज किया जा सके ह्यूमन बॉडी के लिए, इम्प्रूव ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, स्पीड, नोवेलिटी, यानी वो एरिया मेडिकल साइंस का जिसमें BCI को यूज करके आदमी ट्रेनिंग या परफॉर्मेंस की कैपेबिलिटी को किसी के बढ़ा सके। कोई पेशेंट है तो उसकी एबिलिटी को बढ़ाया जा सके, कॉन्फिडेंशियल रखा जाए किसी तरह के डेटा को। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे अब इसके टेस्ट भी होते हैं जिसमें कोई आदमी बताना नहीं चाह रहा क्रिमिनल है, पुलिस कितना भी प्रयास कर रही पर वो कुछ बता ही नहीं रहा। तो किस तरह से जाने
उससे वो इंफॉर्मेशन कैसे लें, क्योंकि वो हाईली ट्रेंड जासूस है, वो कुछ बताना नहीं चाह रहा, बहुत सारी चीजें हैं उसको पता तो है पर वो नहीं बता रहा। तो किस तरह से ये चीजें जानी जाएं, तो वहां पे इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। स्पीड, यानी जो पहले जो काम काफी समय में होता था, अब वो स्पीड अप हो गया, कम समय में हो पा रहा है। नॉवेलिटी, इस तरह के जो प्रोसीजर हैं वो बगैर हार्म किए, यानी इवन कि वो क्रिमिनल है, वो टेररिस्ट है, पर बगैर हार्म किए किसी चीज की जानकारी हो जाए, तो इस तरह के अप्रोच को चूज किया जा रहा है। ड्रॉबैक्स भी हैं। ईईजी होती है इलेक्ट्रिकल एंसेफेलोग्राफ, तो बहुत छोटे पोटेंशियल्स जो होते हैं, वोल्टेज पोटेंशियल्स, उनको मेजर करता है। तो चूंकि वो बहुत वीक है, बहुत मिली वोल्ट माइक्रो वोल्ट में उसके रेंज है, तो नॉर्मल नॉइज से भी उनको इंटरफियर करके वो आप सिग्नल जो है वो डैमेज हो सकते हैं, यानी वो एग्जैक्ट वो चीज नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनकी वोल्टेज लेवल बहुत कम है। उनको एम्पलीफाई करना पड़ता है, फिर मशीन को भेजा जाता है, तब जाकर के कुछ मेजरमेंट होती है, क्योंकि न्यूरॉन्स जो है वो मिली वोल्ट माइक्रो वोल्ट में वर्क करते हैं, तो सिग्नल काफी वीक होता है, तो उसको मेजर करने के लिए डिवाइस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। Each neuron is constantly sending and receiving signals through a complex web of connections. There are chemical processes involved which EEGs can't pick up on. तो चूंकि ब्रेन में अगर आप देखेंगे तो सिग्नल्स के साथ साथ बहुत सारे केमिकल्स भी हैं जो पास ऑन होते हैं, इधर से उधर फ्लो करते हैं ब्लड के साथ। वो जो पास हो रहे हैं, इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं या इधर से उधर, उनकी जो मूवमेंट हो रही है ब्लड के साथ, उसको ईईजी मेजर नहीं कर पाता। मेजर क्या करता है, वो न्यूरॉन्स के जो सिग्नल्स हैं जो मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट में जनरेट हो रहे हैं उनके। और इनके जो मेजरमेंट के लिए जो एक एपरेटस अभी यूज हो रहे हैं वो काफी हैवी है, तो पोर्टेबल नहीं है। तो एक ही जगह हॉस्पिटल में आप देखेंगे, एक जगह एक कोई रूम बना होता है, वहां पे ही ये टेस्टिंग हो पाती है, हर जगह पॉसिबल नहीं है कि ले करके जाए ऐसा उसके। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक हैं। फ्यूचर में हो सकता है कि ये सारी चीजें धीरे 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 और इम्प्रूव होंगी और अच्छा होगा। कॉम्प्यूटेशनल चैलेंजेस एंड फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल मेथड, जितना कम से कम हो सके सर्जरी की जाए, बॉडी में कट किया जाए, और तो बड़े कट ना लगाने पड़े, बड़ा ऑपरेशन ना करना पड़े, छोटा ऑपरेशन हो, छोटे कट के थ्रू काम हो सके। न्यूरोप्रोस्थेसिस में जो हम लोग सेंसर्स यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं, वो और अच्छे हो जाएं, नेक्स्ट जनरेशन के आ जाए। तो ये जो हर एक पॉइंट है, इस सारे ही पॉइंट पे रिसर्च चल रहा है, यानी मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल मेथड्स में कौन कौन से इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं, तो इस पे बहुत सारा जो है रिसर्च वर्क चल रहा है। इलेक्ट्रोड्स या सेंसर बनाए जाने पे बहुत सारा रिसर्च है। विजन प्रोस्थेसिस, आंख जिसे किसी की जो है पैरालाइज्ड हो गई, रेटिना क्षतिग्रस्त हो गया, तो रेटिना गया तो इसका मतलब विजन गया, तो उस कंडीशन में क्या आर्टिफिशियल रेटिना के थ्रू उसकी आई फिर से जो है पॉसिबल हो सकती है कि देख सके, तो उस पे काम हो रहा है। टोटली पैरालाइज्ड केस में बीसीआई कैसे काम करेगा, जब बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं वर्क कर रहा है, तो क्या बीसीआई एबल है कि उसके कुछ फंक्शनैलिटी करा सके। मिनिमल नंबर ऑफ कैलिब्रेशन ट्रायल्स, यानी किसी इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तब जाकर के फाइनल उसकी जो है डेवलपमेंट होता है, तो वो कितना किया जाए। डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्री चिप टू कलेक्ट डेटा विदाउट एक्सटर्नल केबल्स, तो टेलीमेट्री चिप अब कुछ इस तरह की बनाई जाए कि केबल्स की जरूरत ना हो, वायरलेसली विदाउट वायर अगर वो ट्रांसमिट कर सके, तो ब्रेन में लगी हुई चिप या न्यूरॉन्स के थ्रू जो सिग्नल आ रहे हैं इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, वो अपने में इतने शक्तिशाली हो कि वो सेंड कर सके सिग्नल और कंप्यूटर उसको रिसीव कर सके। तो ये वो एरिया है जहाँ पे अभी फ्यूचर में काम होना बहुत बाकी है, जिस पे काम चल भी रहा है। पोटेंशियल थेरेपेटिक टूल है ये, एक तरह से कह लें। तो थेरेपेटिक टूल का मतलब होता है कि जहाँ पे मेडिकल साइंस भी इन्वॉल्व है और जहाँ पे इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व है। बीसीआई सिस्टम इज नॉमिनेटेड फॉर द यूरोपियन आईसीटी ग्रैंड प्राइज, यानी बीसीआई वो टेक्नोलॉजी है जिसको आईसीटी ग्रैंड प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, और इस टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट एरिया काफी बड़ा है।
तो चूंकि ह्यूमन से ही रिलेटेड है तो नेचुरली इसका इम्पैक्ट एरिया बहुत बड़ा होगा। तो कुछ बातें ये थी जो बीसीआई के बारे में करनी थी, जो हम लोगों ने की, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में। अब कुछ आर्टिकल्स और रह गए हैं आप लोग के कोर्स में, वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और थर्सडे फ्राइडे में हो सकता है टेस्ट लें आप लोग का, दोनों दिन हो सकता है ले लें। 20-20 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे थर्सडे और फ्राइडे को। तो उस दिन जो नॉर्मल क्लास चलती है उसी समय ले लेंगे 20 क्वेश्चन का। उसके पहले कुछ और चीजें रह गई हैं, हर एक यूनिट में से थोड़ा बहुत कुछ जो छूटा है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो फिर आपका कोर्स जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इतनी बात आज मुझे रखनी थी आप लोग के सामने।